नमस्कार बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर। इसको CAM भी बोलते हैं, CAM चक्कर, कैम चक्कर। इससे पहले C3 C4 चक्कर की विस्तार से बात हो चुकी है। आज इसकी बात करने वाले हैं और चैप्टर आपका पूरा आज हो जाएगा। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्कर की अगर हम बात करते हैं तो ये चक्कर जो है मांसल एवं शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधों में मिलता है। किस में मिलता है? जो मांसल एवं शुष्क वातावरण में जो पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर ये मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन पौधों की जो पत्तियां हैं वो मोटी व मांसल व गुद्देदार युक्त होती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो मोटी मांसल और गुद्देदार होती हैं। मोटी मांसल और गुद्देदार होती हैं तथा इनके रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। जो स्टोमेटा थे, हमने पीछे इनकी बात कर लिया। रंध्र जो होते हैं वो केवल नाइट के अंदर खुलते हैं, रात्रि में खुलते हैं। दिन के समय क्लोज्ड रहते हैं। दिन के समय क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। रात्रि में रंध्र खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। ऐसे रंध्र जो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं उनको तिमिर सहक्रिय रंध्र कहा जाता है। तिमिर सहक्रिय रंध्र कहा जाता है। तिमिर सहक्रिय रंध्र उनको बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इन पादपों में रात्रि के समय पत्तियां जो हैं वो जो CO2 है उसका अवशोषण कर लेती हैं और अवशोषण करके अपनी पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित जो पर्ण मध्योतक मेसोफिल सेल्स हैं उनमें उपस्थित PEP और CO2 को ग्रहण करके 4 कार्बनिक यौगिक युक्त ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल जो 4 कार्बन परमाणु युक्त होता है उसका निर्माण करती हैं। रंध्र जो है CO2 ग्रहण करके साथ में POP और PEP मिलकर ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल का निर्माण करती हैं। ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल मेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ये किस में परिवर्तित हो जाता है? मेलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इसके बाद मेलिक अम्ल में परिवर्तित होने के बाद में इस प्रकार रात्रि में CO2 का स्थिरीकरण मेलिक अम्ल में हो जाता है। यहाँ पे CO2 थी, जो वातावरण से CO2 ग्रहण की है वो मेलिक अम्ल में परिवर्तित हो चुका है। मेलिक अम्ल परिवर्तित रात्रि के अंदर ये क्रिया होती है। इसके अलावा अगर दिन के समय मेलिक अम्ल के डी कार्बोक्सिलीकरण से CO2 जो है वो मुक्त हो जाती है और साथ में जो हरित लवक है विस्तृत होकर केल्विन चक्कर के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो जाता है। इस चक्कर की महत्वपूर्ण विशेषता आपको बता देता हूँ मैं क्या होती है कि जो CO2 का स्थिरीकरण की प्रक्रिया है वो रात्रि में होती है। CO2 का स्थिरीकरण कौन से समय में होता है? रात्रि के समय में होता है। और इस चक्कर में अगर CO2 का अपचयन एवं शर्करा निर्माण की हम लोग बात करते हैं तो वो कब होता है? दिन में होता है और एक ही सेल्स के अंदर संपन्न होता है। CO2 का स्थिरीकरण इस कैम चक्कर के अंदर रात्रि में और CO2 का अपचयन व शर्करा का निर्माण दिन के अंदर होता है। एक ही कोशिका में ये संपन्न होती हैं। ये चक्कर मसलाद्भिद एवं शुष्कोद्भिद पादपों में पाया जाता है। अभी आपको बताया मांसल एवं शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पादपों में यह पाया जाता है। इसके द्वारा जल हानि किए बिना ही पौधे जो हैं जल हानि नहीं होती, क्योंकि जल हानि के बिना ही कार्बनिक पौधों का निर्माण ये कर लेते हैं। और इस उपापचय अभिक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन जो है किसका? इस उपापचय अभिक्रिया, ठीक है, का सर्वप्रथम अध्ययन जो क्रेसुलेसी कुल जो है 11वीं क्लास में आपने पढ़ा, इस कुल के पादपों पर किया गया। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्रेसुलेशियन कोई वैज्ञानिक कोई अन्य नाम नहीं है। इस कुल के पादप क्रेसुलेसी कुल के पादपों में इसका अध्ययन सर्वप्रथम किया गया, इसलिए इसे ये रखा गया। अब हम कुछ पादपों की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि केम पादप कौन से हैं? C का क्रेसुलेशन, A का एसिड और उपापचय, M का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, उपापचय। कुछ प्रमुख पादपों की बात करते हैं तो पादप हैं अगेव है, ठीक है, इसके अलावा यका है,
इसके अलावा क्रेसुला भी आप कई बार प्रश्न बड़े कंपटीशनों में आ जाता है कि निम्न में से क्रेसुलेशन उपापचय पादप कौन से हैं। अन्नानास भी आप लोग लिख सकते हो, नागफनी लिख सकते हो। इसके अलावा भी आप अगर उदाहरण देना चाहो तो इकाइनोकेक्टस भी इसका उदाहरण बता सकते हो। अगेव, यका, क्रेसुला और अन्नानास, नागफनी, इकाइनोकेक्टस आप इसके उदाहरण दे सकते हो। इस प्रकार से C3, C4 और CAM साइकिल्स की हमने बात कर ली। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक आपको और बता देता हूँ, C2 चक्र और आएगा। क्या आएगा? C2 साइकिल। इसको ग्लाइकोलेट चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट चक्र भी इसको बोला जाता है। इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक रहेगा उसका नाम है प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन की बात करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रकाश श्वसन क्या होगा। प्रकाश का मतलब, प्रकाश श्वसन का मतलब श्वसन की प्रक्रिया, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश श्वसन से क्या मतलब है? देखिए पौधों के जो प्रकाश संश्लेषी भाग हैं उनमें प्रकाश की उपस्थिति में जो सामान्य श्वसन के अलावा, भाई पौधे हैं, मान लीजिए कोई पौधा है, इसके जो प्रकाश संश्लेषी भाग हैं, कौन से भाग? प्रकाश संश्लेषी भाग। कौन सा है? स्थल कौन सा पढ़ा था हमने? हरितलवक पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषी भाग में प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति? प्रकाश की उपस्थिति में सामान्य श्वसन जो होता है ना, सिंपल रेस्पिरेशन जो होता है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा होने वाला श्वसन प्रकाश श्वसन कहलाता है। सामान्य श्वसन के अलावा होने वाला प्रकाश संश्लेषी भागों में श्वसन क्या कहलाता है? जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? प्रकाश श्वसन कहलाता है, जो सामान्य श्वसन से अलग है। इसमें होगा क्या? इसमें ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका, ऑक्सीजन द्वारा कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होगा। कार्बनिक यौगिकों का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और ऊर्जा का बिल्कुल उत्पादन नहीं होगा। ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, या आपको ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। मैं आपको परिभाषा फिर से समझा दूंगा कि प्रकाश श्वसन की परिभाषा क्या होगी। पौधे के प्रकाश संश्लेषी भाग में सामान्य श्वसन के अलावा प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? प्रकाश श्वसन। इसमें ऑक्सीजन जो है वो कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करता है और इसमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं बनती है और CO2 मुक्त होती है। CO2 क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार के श्वसन को प्रकाश श्वसन कहा जाता है। इस क्रिया में अगर बात करें तो पदार्थों का श्वसन क्रिया की तरह विघटन होता है, परंतु सीधी सी बात है ऊर्जा का मुक्त नहीं होती है। ऊर्जा मुक्त जो है वो नहीं होती है, इसलिए इसे नष्टकारी क्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नष्टकारी क्रिया। ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थों का या भोज्य पदार्थों का विघटन हो जाता है लेकिन ऊर्जा नहीं बनती है। लेकिन सामान्य श्वसन की अगर बात करें तो उसमें ऊर्जा जो है वो बनती है, इसलिए इसको नष्टकारी अभिक्रिया भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। प्रकाश श्वसन की बात करें तो सर्वप्रथम जो एक वैज्ञानिक था क्रोटको, ये वैज्ञानिक था 1963। ठीक है, इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। क्रोटको द्वारा इसका जो है प्रयोग किया गया था और यह भी बताया गया ये केवल C3 पादपों में होता है। कौन से पादपों में होता है? C3 पादपों में होता है। C3 पादप का मतलब क्या है बच्चों? जो जिन पादपों के अंदर C3 साइकिल पाया जाता है, ठीक है ना, जो केल्विन बेसन चक्कर है वो पाया जाता है, उन पादपों की बात कर रहे हैं, उन्हीं में ये होता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया था जिसका नाम था ओटो वेरबर्ग। ओटो वेरबर्ग, ये 1920। ओटो वेरबर्ग ने बताया कि O2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दर है वो संदीप रहती है, रिटेल्ड करती है। ठीक है ना। इस ऑक्सीजन के इस प्रभाव को वारबर्ग प्रभाव कहा उन्होंने। क्या कहा? वारबर्ग अपने नाम से ही था और उस प्रभाव को उन्होंने नाम दे दिया वारबर्ग का प्रभाव।
इसके बाद में ओरेगन है, ओरेगन तथा बो। दो वैज्ञानिक और आए 1971 के अंदर। कब आए? 1971 के अंदर। इन्होंने बार वर्ग प्रभाव का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। जो बार वर्ग प्रभाव था, जो ओटो वारबर्ग ने दिया था, उसका इन्होंने स्पष्टीकरण किया 50 साल बाद। स्पष्टीकरण करने के बाद इन्होंने बताया कि O2 व CO2 में जो O2 और CO2 हैं, इनमें जो RuBisCO रूबिस्को के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, और CO2 की अधिकता में जो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की भांति, जबकि ऑक्सीजन की अधिकता में ये कार्बोक्सिलेज के स्थान पर ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है, जिससे रूबिस्को ऑक्सीकृत होकर फास्फोग्लाइकोलिक, एक शब्द लिख रहा हूँ, फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है, और ये 2 कार्बन परमाणु युक्त होता है। कितने परमाणु युक्त होता है? 2 कार्बन परमाणु युक्त होता है। इसी चक्कर को क्या कहा जाता है? जो C2 चक्कर बोल सकते हो, या फिर आप लोग बोल सकते हो ग्लाइकोलेट चक्कर बोल सकते हो। इसे C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्कर कहा जाता है। इस कारण से PGA का निर्माण जो है ना, फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है, उसका निर्माण जो है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की स्वांगीकरण दर कम हो जाती है। CO2 की स्वांगीकरण दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस C2 चक्कर का अध्ययन जो है वो किया था डेकर एवं टीओ। इन्होंने 1959 में ये बात बताई थी, डेकर एवं टीओ ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अब अगर बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं अभी और, तो बता देता हूँ, यह जो है इसकी संपूर्ण जो रिएक्शन है, फोटो रेस्पिरेशन की संपूर्ण रिएक्शन है वो हरित लवक, ध्यान देना यहाँ पे, हरित लवक के अलावा और दूसरा कोशिकांग पेरोक्सिसोम, कौन सा है? पेरोक्सिसोम, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम, हरित लवक, इन 3 कोशिकांगों में पूर्ण होती है। फोटो रेस्पिरेशन की संपूर्ण अभिक्रियाएं हरित लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया 3 कोशिकांगों में पूर्ण होती हैं, जो इनमें एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अगर एक भी नहीं हो तो फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश शोषण की बात है वो पूर्ण कर ली। अब हम आगे बात करते हैं नए टॉपिक की, क्योंकि आज हमें चैप्टर करना है। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस को भी प्रभावित करेंगे, और ये प्रभावित करने वाले कारक जो हैं ये बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, बाह्य भी हो सकते हैं और आंतरिक भी हो सकते हैं। बाह्य की बात करें तो पर्यावरणीय, कौन से भाई? वातावरणीय बोल सकते हो या पर्यावरणीय बोल सकते हो। ठीक है, बाह्य एवं पर्यावरणीय कारक जैसे लाइट है, प्रकाश है, CO2 है, CO2 की उपलब्धता है, तापमान है, इसके अलावा मृदा जल है, ये हो सकते हैं वातावरणीय, क्योंकि पौधा इनको ग्रहण करता है बाहर से। तो ये प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य या पर्यावरणीय कारक, दूसरा आंतरिक कारक। तो सबसे पहले हम बाह्य कारकों की बात करेंगे, बाह्य या पर्यावरणीय कारकों की। तो बात सीधी सी है, बाह्य पर्यावरणीय कारकों को जो है वो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। और इन जो कारक हैं इनका विस्तृत अध्ययन से पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत अध्ययन से पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या पड़ेगा? एक तो पढ़ना पड़ेगा हमें
सेक्स नाम का एक वैज्ञानिक था। सेक्स की प्रधान मूल संकल्पना, प्रधान बिंदु संकल्पना और साथ में दूसरा है ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ये दो सिद्धांत हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद में हम इनको समझ पाएंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना की बात करते हैं। तो सेक्स नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने 1860 में एक नियम दिया था, एक संकल्पना प्रस्तुत की थी जिसे प्रधान बिंदु संकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस संकल्पना का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रकाश संश्लेषण व किसी भी अन्य कार्य की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उनके 3 प्रमुख मान होते हैं। उनके क्या होते हैं? 3 प्रमुख मान होते हैं। सेक्स ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण व किसी भी अन्य कार्य की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक के 3 प्रमुख मान होते हैं। कितने प्रमुख मान होते हैं? 3 प्रमुख मान होते हैं। और वो कौन कौन से हैं उनकी अभी हम बात करते हैं। देखिए 3 हैं, हमें सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करने, अन्य कार्य की क्या हमें कोई मतलब नहीं है। पहला है न्यूनतम मान या बिंदु मान, दूसरा जो है श्रेष्ठतम या अनुकूलतम मान या बिंदु बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा जो है वो है अधिकतम मान या बिंदु। तो आपको ये तीनों बातों, इनकी तीनों की परिभाषा जो है वो आनी चाहिए। सबसे पहले न्यूनतम मान, अर्थात किसी भी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाए, प्रारंभ हो जाए। स्टार्ट क्या हो जाए? फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो उस कारक की मात्रा पर क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए। उसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम मान बोलते हैं। दूसरा है श्रेष्ठतम या अनुकूलतम तापमान, अर्थात कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो क्या होगी? अधिकतम होगी। ये इसके लिए सबसे अनुकूलतम है। ये इसके लिए क्या है? सबसे अनुकूलतम है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे जो है अधिक होगी। अधिकतम मान होने पर किसी कारक की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टॉप हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है या रुक जाती है, उसे अधिकतम मान या बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकतम मान या बिंदु जो है वो बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, इन तीनों अवस्थाओं को प्रधान बिंदु कहा जाता है। ये तीनों अवस्थाएं जो है ना, इनको प्रधान बिंदु कहा जाता है। प्रधान बिंदु इनको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो 1 नंबर था। ये दूसरा अगर बात करें तो ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम। ब्लैकमैन का नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1905 के अंदर, ब्लैकमैन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 1905 में सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था। किसका? सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था, जिसे ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत क्या था? देखिए, इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत था ये पूर्व लिबिग, एक लिबिग नाम का वैज्ञानिक और था, लिबिग का निम्नतम का नियम था, उसका ही विस्तार से वर्णन था, जिसका विस्तार से क्या था? रूपांतरण था। ब्लैकमैन के इस सीमाकारी नियम के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, मान लीजिए कोई ये क्रिया है, ये अगर बहुत सारे कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो अमुक समय में उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करती है या उस कारक से सीमित होती है, ठीक है। तो इस कारक द्वारा ही क्या होगी? यह जो है सीमित होगी, जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है, जो सबसे कम। मान लीजिए कोई ये कोई कारक है, ये कोई क्रिया है, इस पे 5 कारक काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कारक मैंने बनाए, 6 कारक काम कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा होगा कि इस कारकों द्वारा प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक समय ऐसा होगा तो जिस पर वह सीमित काम करेगी, जिसकी मात्रा जिस कारक की क्या होगी? सबसे कम होगी। जैसे मान लीजिए इस
1 नंबर कारक की मात्रा कम है तो इसको ये प्रभावित करेगा, जिसे क्या बोला जाता है, सीमाकारी का नियम बोला जाता है। सीमा कारक में वृद्धि होने से प्रकाश संश्लेषण की दर फिर बढ़ती जाएगी। जैसे प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश उपलब्ध परंतु CO2 नहीं है, इस स्थिति में प्रकाश संश्लेषण CO2 की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। प्रकाश संश्लेषण मान लीजिए क्या है, प्रकाश उपलब्ध है परंतु CO2 नहीं है, तो CO2 के बगैर हो सकती है क्या, जबकि इसकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन CO2 अगर नहीं है तो नहीं होगी, और अगर इसकी बहुत ही कम मात्रा है तो भी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो आराम से हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें CO2 और प्रकाश दोनों सीमाकारी हैं तो प्रकाश संश्लेषण दर सीमा कारक की मात्रा पर निर्भर करेगी। अगर दोनों ही हैं, CO2 भी है और लाइट भी है, तो क्या होगा, दोनों के जो है सीमाकारी कारक की मात्रा पर निर्भर करेगी कि किसकी न्यूनतम है, उस पर निर्भर करेगी। ये था हमारा ब्लैकमैन का सीमाकारी नियम जो 1905 के अंदर ब्लैकमैन ने दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं बाह्य कारक या पर्यावरणीय कारकों की। ये प्रकाश, CO2, तापमान, मृदा जल आदि होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक जो हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की, प्रकाश की। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इनके बारे में। प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश वर्णक्रम के दृश्यमान के भाग में होती है, जिसका मान आपको पता ही है 400 नैनोमीटर से कितना होता है, लगभग 700 नैनोमीटर। इस प्रकाश दृश्यमान के बीच में होती है, जिसे क्या बोलते हैं, PAR बोला जाता है। बताया था मैंने, याद करो बच्चों पहले वीडियो के अंदर। इसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, अर्थात प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण इसको कहा जाता है। इस पर यह निर्भर करती है। दूसरी बात अगर हम करते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है, इसके अगर हम 2 नंबर बात जो है वो करते हैं तो आपको बता देता हूँ। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की तीव्रता है उसके प्रकार से भी प्रभावित होता है। प्रकाश संश्लेषण की सर्वाधिक दर दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक किस में होती है, लाल क्षेत्र में होती है। यह बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। थोड़े कम नीले क्षेत्र में होती है, लाल क्षेत्र में, और थोड़े कम नीले क्षेत्र में होती है। इसके अलावा हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। हरे प्रकाश में क्या है, ग्रीन लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो नहीं होती है, क्योंकि पत्तियां इसको अवशोषित नहीं करती हैं। जो पत्तियां हैं वो भी कैसे रंग की है, ग्रीन कलर की हैं, तो और लाइट भी ग्रीन कलर का है, तो क्या होगा, इनको पत्तियां अवशोषित नहीं कर पाएंगी। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि से प्रारंभ प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ती जाएगी, परंतु उच्च प्रकाश में तीव्रता पर इस क्रिया की दर घट जाती है, क्योंकि या तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक सीमाकारी हो जाते हैं, या हरित लवक व अन्य कोशिकीय अवयव प्रकाश ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जिसे आतपन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, आतपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आतपन कहा जाता है। दूसरा है तापमान की बात करते हैं। 2 नंबर कि तापमान से क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 नंबर है तापमान। तापमान की अगर बात करते हैं बच्चों तो प्रकाश संश्लेषण की तापक्रम की प्रक्रिया व्यापक परास सीमाओं में भी संपन्न होती है। कुछ कॉनिफर्स में जैसे जूनिपेरस में जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण की सामान्य रूप से हो जाती है। कुछ -35 डिग्री में, कितने में, -35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। लेकिन कुछ मरुद विधि पादपों में 55 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म जल में पाई जाने वाली शैवालें, ठीक है, मरुद विधि पादप उनमें 55 डिग्री, और गर्म जल में पाई जाने वाली शैवालें हैं उनमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो हो जाती है। लेकिन हम अधिकतर पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर की बात करें तो उनके लिए जो सामान्य अनुकूल तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कितना रहता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी के साथ आपको बता देता हूँ, इसके बाद कमी आने लगती है। अगर बढ़ता है या कम होता है तो कमी आने लगती है। उस ताप पर प्रकाश संश्लेषण जो है एंजाइम विकृत हो जाते हैं, जिसे C3 चक्र के प्रमुख एंजाइम रूबिस्को की CO2 के प्रति जो मित्रता या घनिष्ठता या बंधुता जो होती है वो टूट जाती है। तीसरा है CO2 की उपलब्धता।
वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है वो 0.03% होती है। कितनी है? सभी को पता है 0.03% होती है, ppm। ठीक है। वातावरण में 300 ppm, मतलब इसका हो गया। वातावरण में जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर कुछ समय तक वर्धित होने लगती है और बाद में सीमाकारी होने तक जो है ये जारी रहती है। और प्रकाश संश्लेषण में CO2 की 1% सांद्रता होती है, परंतु इससे अधिक CO2 सांद्रता पादपों का विषाक्त प्रभाव डालती है, जिससे रंध्र जो है वो बंद हो जाते हैं और गैसों का विनिमय है वो घट जाता है। C3 पादपों में CO2 की सांद्रता 0.05% बढ़ने के साथ कम प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ती है, जबकि C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर है वो CO2 की 0.03% सांद्रता तक ही बढ़ती है। इसके बाद में जल है। जल भी प्रकाश संश्लेषण के बाह्य कारकों के रूप में आता है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का एक प्रमुख अभिकारक है। यह हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? H2O से क्या लिया जाता है? हाइड्रोजन। तो पादपों द्वारा कुल अवशोष जल का 1% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। ओनली फॉर 1% भाग ही इसके अंदर काम में लिया जाता है। साथ ही आपको बता देता हूँ इसमें जो है ये सीमाकारी कारक नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होता है। कमी होने से सीमाकारी कारक बन जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। जल की कमी से रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे गैस विनिमय है वो रुक जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें C3 पादपों में ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि होने पर आपको बताया था जो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज की जगह ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, जो प्रकाशीय श्वसन में उससे क्या होगा? प्रारंभ होगा। ये तो थे हमारे बाह्य कारक। अब मैं आपको कुछ आंतरिक कारक जो हैं वो भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इंटरनल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं। आंतरिक कारक, तो देखिए आंतरिक कारक में एक तो होता है पर्णहरित। कौन होता है? क्लोरोफिल। दूसरा होता है संचित भोजन की मात्रा। संचित भोजन की मात्रा। 3 नंबर होता है बच्चों पत्ती की आंतरिक संरचना। क्योंकि आंतरिक कारक पढ़ रहे हैं तो यही होगा पादप के अंदर क्या है, जिनके अंदर हाँ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वही तो बात करेंगे। पर्णहरित बहुत ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। हमने जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी थी तो इसी को सबसे पहले लिखा था, तो ये बहुत ज़रूरी है। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो है प्रमुख पिगमेंट होता है, वर्णक होता है। ठीक है। साथ ही ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है। जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको, प्रकाशीय एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी के अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो पर्णहरित की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती है और घटने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। दूसरा है संचित भोजन की मात्रा। तो पादप की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषित अंतिम उत्पादों का संचय होता रहता है और निरंतर संचय प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देता है। परंतु अगर उत्पादों का पादप के दूसरे भागों में स्थानांतरित हो जाता है तो ये बढ़ जाती है। अगर उसी में रहता है भोज्य पदार्थ संचित भोजन की मात्रा तो कम, और अगर ट्रांसफर होता रहता है तो क्या हो जाएगी? फिर से बढ़ने लगेगी। पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखिए प्रकाश संश्लेषण दर है वो रंध्रों की संख्या, उनका विवरण, उनकी संरचना पर भी निर्भर करता है। जो स्टोमेटा की बात हमने की थी, इनके नंबर, इसके अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर्स इन पर निर्भर करता है। अगर रंध्रों की संख्या अधिक है तो अधिक समय तक खुला रहना अधिक CO2 को अवशोषण को प्रेरित करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ेगी। सीधी सी बात, अगर स्टोमेटा अधिक है तो ये अधिक CO2 ग्रहण करेंगे और अधिक CO2 ग्रहण करने से आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो क्या होगी? अधिक होगी। इस प्रकार से बच्चों आपका ये 10 नंबर चैप्टर काफ़ी लंबा चला
क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर था, इससे क्वेश्चन भी निश्चित रूप से आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर की पूर्ण बात कर ली है। इसके बाद में कल हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा आपको बता देता हूँ, वो रहेगा श्वसन। 11 नंबर चैप्टर की हम लोग बात करेंगे श्वसन की और रेस्पिरेशन की पादपों के अंदर, ठीक है ना, न कि एनिमल्स के अंदर, क्योंकि बॉटनी पढ़ रहे हैं, तीसरी यूनिट हमारी चल रही है, रेस्पिरेशन की हम लोग बात करेंगे। वो भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बड़ी वीडियो बनाने की, जिससे क्या आप लोगों का जल्दी जो है ये यूनिट पूरी हो।